देखिए भाई, आज मैं लेबर लॉ पे एक टॉपिक डिसाइड करने वाला हूँ, बताने जा रहा हूँ, जिसे कि अनुचित श्रम अभ्यास कहा जाता है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस उसका नाम है। अथवा इससे हम बहुत कुछ सीखते और समझते भी हैं, मगर यह एक ऐसा वाक्य है जिसे हम कई चीज़ों में विभाजित भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम 1982 के द्वारा अध्याय 5वें में जोड़ा गया है। इस अध्याय द्वारा अनुचित श्रम व्यवहार के प्रति संशोधित किया गया है। इस अध्याय के अंतर्गत समाहित धारा 25 न के अंतर्गत यह प्रावधानित किया गया है कि नियोजक, कर्मकार अथवा व्यवसाय संघ इनमें से कोई भी, चाहे वह व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अधीन पंजीकृत है अथवा नहीं, अनुचित श्रम व्यवहार नहीं करेगा। अधिनियम की धारा 25 पर अनुचित श्रम व्यवहार के कृत्य किए जाने की दशा में दंड अथवा व्यवसाय संघ का पदाधिकारी दंड का प्रावधान करती है। ठीक है, देखिए, दंड कब होता है? जब हम कोई अनुचित कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें दंड की व्यवस्था की गई है, जिससे इस धारा के अनुसार जब कोई व्यक्ति, चाहे वह नियोजक हो अथवा श्रमिक अथवा व्यवसाय संघ का पदाधिकारी हो, यदि वह अनुचित श्रम व्यवहार की कार्रवाई करता है तो वह 6 माह तक की कारावास से और 1000 रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय हो सकता है। औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम के जरिए न एकमात्र अनुचित श्रम व्यवहार को प्रतिषेधित किया अथवा दंडनीय बनाया गया है, बल्कि अनुसूची 5 को जोड़ते हुए उन विभिन्न कृत्यों को सूची में भी उल्लेखित कर दिया गया है जिन्हें अनुचित श्रम व्यवहार की श्रेणी में रखा जाता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध क्या वो है, इसे हम पूरी तरह समझ सकते हैं। ऑफेंसेस बाय कंपनीज एक्सेट्रा अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, इसके मार्फत हम ये समझ सकते हैं कि अधिनियम की धारा 32 से प्रावधानित करती है कि जब कोई अपराध मुख्य रूप से कंपनी द्वारा किया जाता है या किसी अन्य निगमित निकाय अथवा व्यक्तियों के से एक समूह द्वारा किया जाता है तो वह औद्योगिक विवाद कहलाता है। तो इसके लिए न केवल कंपनी अथवा निकाय बल्कि प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक अथवा प्रबंध के संबंधित कोई अन्य व्यक्ति भी जिम्मेदार हो सकेगा। इसके लिए अभियोजन पक्ष को मात्र यह साबित करना होगा कि वह वैध पंचायत अस्तित्व में और जिसे क्रियान्वित नहीं किया गया है और जिन व्यक्तियों द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया है वे व्यक्ति कंपनी से किसी भांति संबंध है। स्थायी आदेशों से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडिंग ऑर्डर अथवा स्थायी आदेश? स्टैंडिंग ऑर्डर होता क्या है? औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 की धारा 2(6) के अनुसार स्थायी आदेश से अभिप्रेत उन नियमों से है जो इस अधिनियम में दिए गए मामलों की बाबत है। निम्नलिखित मामले इस अधिनियम में स्थायी आदेशों के अंतर्गत आते हैं: श्रमिकों का वर्गीकरण, श्रमिकों की काम की अवधियों और घंटों, छुट्टियों के दिनों, वेतन के दिनों और मजदूरी की दरों की सूचना देने का तरीका, पारी में काम करने का तरीका, हाजिरी की ओर देर से आना, छुट्टी के लिए शर्तें, आवेदन करने की प्रक्रिया और पदाधिकारी को आकस्मिक छुट्टी और छुट्टियां प्रदान कर सकता है, कतिपय द्वारों से स्थलों में प्रवेश करने की उपेक्षा और तलाशी के लिए दायित्व, औद्योगिक संस्थानों के अनुभागों सेक्शंस को बंद करना और पुनः खोलना और कार्य के अस्थायी स्टैंपों के तथा नियोजक और श्रमिकों के उनसे उत्पन्न होने वाले अधिकार तथा दायित्व, नियोजक की समाप्ति और उसका नोटिस नियोजक और श्रमिकों द्वारा बना दिया जाना, दुराचरण जिसे हम मिसकंडक्ट भी कहते हैं के लिए निलंबन, सस्पेंशन या बर्खास्ती, डिसमिसल, कार्य लोप जो दुराचरण गठित करते हैं, कर्मकारों जिसको हम कर्मचारों भी कहते हैं, कर्मचारियों के लिए अनुचित व्यवहार या नियोजक या उसके अभिकर्ताओं या सेवकों द्वारा दोषपूर्ण आकर्षक के विरुद्ध निवारण का साधन या कोई अन्य मामला विवादित हो, उसके लिए भी हम यह सब काम कर सकते हैं।
स्थायी आदेशों की अवधि होती क्या है? पहले तो यह समझना बहुत ही आवश्यक है कि स्थायी आदेशों की अवधि क्या होती है। ड्यूरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स। इस अधिनियम के अंतर्गत अंतिम रूप से प्रमाणित स्थायी आदेश नियोजक और कर्मकार के व्यवसाय संघ अथवा कर्मकारों को किसी प्रतिनिधि निकाय के बीच अनुबंध की स्थिति को छोड़कर अन्य परिस्थितियों में उस समय तक परिवर्तित नहीं किए जा सकते जब तक कि स्थायी आदेशों के लागू होने की तिथि या पिछले परिवर्तन की तिथि से 6 महीने की अवधि न बीत गई हो। धारा 10 के अंतर्गत स्थायी आदेशों पर अपने लागू किए जाने की तिथि से 6 महीने की अवधि तक अवश्य लागू रहेंगे और कोई परिवर्तन 6 महीने के बाद ही किया जाएगा, किंतु नियोजक या कर्मकारों या व्यवसाय संघ अथवा कर्मकारों के किसी प्रतिनिधि निकाय पर इस अवधि के बीत जाने के बाद प्रमाणकर्ता अधिकारी के पास स्थायी आदेशों में परिवर्तन का आवेदन करने में कोई प्रतिषेध नहीं है। और एक और भी चीज़ है जो कि स्थायी आदेशों को लगाया जाना, पोस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर जिसे हम कहते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत अंतिम रूप से यथा प्रमाणित स्थायी आदेशों को अंग्रेजी भाषा में और बहुसंख्यक कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में विशेष बोर्ड पर लगा दिया जाएगा और ऐसे दरवाजों पर चिपका दिया जाएगा जिससे कर्मकारों का बहुसंख्यक वर्ग उस औद्योगिक स्थापन में प्रवेश करता है। इस प्रकार से स्थायी आदेश की एक प्रति ऐसी सभी विभागों में लगा दी जाएगी जहां की कर्मचारियों को नियोजित कर तक किया गया है। नियोजकों द्वारा उन उपबंधों का पालन न किया जाना कर्मकारों को अन्यथा रूप से प्रभावित कर सकता है, किंतु नियोजक द्वारा इन उपबंधों का अनुपालन स्वेच्छा या उपेक्षा के कारण होना चाहिए। किसी निर्णय तक पहुंचने से पहले अधिकरण को इन सभी बातों पर विचार करना चाहिए अथवा विचार करना होगा। अधिनियम की धारा 9 का अनुपालन स्थायी आदेशों की बाध्यता को समाप्त नहीं कर सकता। क्या अध्यापक औद्योगिक विवाद अधिनियम के अर्थ में कर्मकार है? इसे टीचर वर्कमैन विद इन द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एक्ट, जिसको हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट भी कहते हैं। उच्चतम न्यायालय की धारा 2(6)(2) और 2(ध) को एक साथ पढ़ते हुए निर्णय दिया था कि शिक्षा प्रदान करने का कार्य जो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जाता है एक उद्योग नहीं है। शिक्षा प्रदान करना अधिक अंश में एक मिशन और व्यवसाय प्रदान करने का काम है, न कि स्वयं एक व्यवसाय का व्यापार या कारोबार करना। अतः अध्यापक औद्योगिक विवाद अधिनियम में अर्थ में कर्मकार नहीं है। ठीक है। एक होता है सक्षम व्यक्ति। सक्षम व्यक्ति का मतलब कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन होता क्या है? कारखाना अधिनियम की धारा 2(ग) के अनुसार सक्षम व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से या संस्था से है जिसको मुख्य निरीक्षक द्वारा कारखाने की जांच संबंधी कार्य हेतु मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है। ऐसे व्यक्ति या संस्था को जब कारखाने में की जाने वाली जांच के लिए मान्यता प्रदान की जाती है तो मुख्य निरीक्षक को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अर्हताओं, अनुभवों तथा उसको जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी संस्था जो व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं तो उनकी अर्हता और अनुभवों तथा सुविधाओं को ध्यान में रखना चाहिए। कारखाने की ऐसी जांच, परीक्षण एवं निरीक्षण की क्रियान्वित करने के लिए एक से अधिक व्यक्ति अथवा संस्थाओं को सक्षम व्यक्ति रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है। ठीक है। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत परिसंकटमय प्रक्रिया यह होती क्या है? हजार्डस प्रोसेस अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अथवा परिसंकट में प्रक्रियाएं। हजार्डस प्रोसेसेस यह होता क्या है? पहले तो परिसंकट में प्रक्रिया को कारखाने अधिनियम की धारा 2(ग) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार परिसंकट में प्रक्रिया से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया अथवा कार्य से है जो प्रथम अनुसूची में वर्णित है और यदि विशेष सावधानी नहीं रखी गई तो उसमें प्रवेश करने वाले कच्चे माल, मध्यवर्ती अथवा तैयार माल, उप उत्पादन अथवा कूड़ा करकट अथवा बहिस्राव
से है, जिससे कार्य करने वाले लोगों के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचती है अथवा जिससे वातावरण प्रदूषण युक्त हो जाता है। कार्य करने वाले लोगों के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचती है अथवा उस संबंध रखती है अथवा जिसके परिणाम स्वरूप साधारण पर्यावरण प्रदूषित होता है। परंतु ऐसा होने पर राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रथम अनुसूची में वर्णित किसी भी कारखाने को बढ़ाने, घटाने अथवा कम करने के लिए संशोधन कर सकती है। इसमें मनुष्य या पशुओं द्वारा पैदा की गई ऊर्जा को सम्मिलित नहीं किया गया है। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत अभिनिर्माण प्रक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948, कारखाना अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत अभिनिर्माण प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार अभिनिर्माण प्रक्रिया से तात्पर्य निम्न प्रक्रियाओं से है: किसी वस्तु या पदार्थ के उपयोग, विक्रय, परिवहन या व्ययन की दृष्टि से उस वस्तु के अभिनिर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, विभूषण, पूर्णीकरण, गठबंधन, तेल लगाने, धोने, साफ करने, तोड़ने, गिरा देने अथवा संस्करण करने, अनुकूलन करने के लिए की गई कोई प्रक्रिया अथवा ऐसी कोई प्रक्रिया जिससे तेल, जल या मल को पंप किया जाता है अथवा ऐसी किसी प्रक्रिया जिससे शक्ति पैदा की जाती है, जनरेटिंग, रूपांतरण किया जाता है, ट्रांसफॉर्मिंग या पारेषण संबंधी कार्य किया जाता है, ट्रांसमिटिंग, अथवा ऐसी प्रक्रिया जिससे मुद्रण के लिए कंपोजिंग की जाती है, अनुलिपि द्वारा मुख्य मुद्रण, लिथोग्राफी, आलोक चित्र, तक्ष मुद्रण या ऐसी ही अन्य प्रक्रियाएं की जाती हैं, या जल्दबाजी का कार्य किया जाता है। ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पोतों या जलायनों का निर्माण किया जाता है, इसके अतिरिक्त मरम्मत के काम, पुनः फिट करने का काम अथवा पोतों या जलायनों को तोड़कर अलग करने का काम किया जाता है, अथवा ऐसी प्रक्रियाएं जिसके माध्यम से शीतागार में किसी वस्तु को संरक्षित तथा एकत्रित किया जाता है। श्रमिक, वर्कर जिसे कहते हैं, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2 के अनुसार श्रमिक का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो सीधे अथवा किसी अन्य अभिकरण एजेंसी के माध्यम से वेतन पर अथवा अनियंत्रण नौकर रखा गया है। किसी भी उत्पादन प्रक्रिया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिसे कहते हैं, अथवा किसी मशीनरी अथवा किसी स्थान आदि की सफाई जो कि उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग आती है, अथवा उत्पादन संबंधी अन्य किसी कार्य में संलग्न व्यक्ति। उपरोक्त परिभाषा के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि श्रमिक कोई ऐसा व्यक्ति हो जो वेतन पाता हो। श्रमिक वर्कर बिना वेतन अर्थात अवैतनिक होनोररी वर्कर से भी हो सकता है। इसका अभिप्राय यह होता है कि किसी भी फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाला श्रमिक, चाहे वह मजदूरी पता हो अथवा अवैतनिक रूप में कार्य करता है, श्रमिक की कोटि में रखा जाएगा। इस प्रकार आदि देखा जाए तो ऐसा प्रहरी जो किसी फैक्ट्री में नौकर है, श्रमिक को कोटि में रखा जाएगा। एक चीज़ और भी होती है, कारखाना अधिनियम 1948 में परिभाषित कारखाना शब्द की व्याख्या इस प्रकार से होती है, जैसे कि इंग्लिश में इसको ये भी कहते हैं कि एक्सप्लेन फैक्ट्री एज डिफाइंड अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948। देखिए होता क्या है ये चीज़ कि अधिनियम की धारा 2 के अनुसार कारखाना का आशय है कि उत्प्रेक्षित सहित वह स्थान जहां 10 या अधिक श्रमिकों कार्य कर रहे हैं अथवा पूर्ववर्ती 12 महीने में से किसी 3 दिन काम कर रहे हैं अथवा भाग्य में अभिनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से जारी थी अथवा सामान्यतया की गई थी, अथवा जहां पर 20 या उससे अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं अथवा पूर्ववर्ती 12 महीने में से किसी दिन काम कर रहे थे, तब जिसके भाग में अभिनिर्माण प्रक्रिया बिना शक्ति की सहायता के जारी थी अथवा सामान्यतया संचालित की जा रही थी। किंतु यह खान को सम्मिलित नहीं करता है, क्योंकि उसके लिए खान अधिनियम 1952
के प्रवर्तक का उपबंध है अथवा यह रेलवे इंजन सेट को भी सम्मिलित नहीं करता है। कारखाना संशोधित अधिनियम में यह बात साफ हो गई है कि होटल, जलपान गृह या खाने का स्थान कारखाना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। कर्मचारियों की संख्या परिगणना के लिए विभिन्न पाली तथा टोली के समस्त कर्मचारियों की संगणना से की जाएगी। कारखाना अधिनियम 1948 यह होता क्या है कि कैंटीन अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो कि कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 46 के अनुसार जिन कारखानों में 250 से अधिक 250 जिसको कहते हैं श्रमिक नियुक्त हैं, उनमें श्रमिकों की सुविधा के लिए राज्य सरकार कैंटीन या कैंटीन की व्यवस्था के लिए नियम बना सकती है। ऐसे नियमों में कैंटीन खुलने की तिथि का उल्लेख होगा और कैंटीन के निर्माण स्थान, फर्नीचर, मेज, कुर्सी आदि तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का नाम निर्धारित होगा और जो भोजन कैंटीन में दिया जाएगा उसका तथा उसके मूल्य का उल्लेख होगा तथा कैंटीन के प्रबंध संबंधी का निर्माण तथा उसमें श्रमिकों के प्रतिनिधित्व का उल्लेख होगा अथवा उपर्युक्त रीत से उपबंधित आश्रय, विश्रामालय तथा भोजन गृह रोशनीदार तथा हवादार रखे जाएंगे और शीतल तथा स्वच्छ स्थिति में रखे जाएंगे। जहां भोजन का कमरा दिया जाएगा, कोई श्रमिक काम करने के कमरे में भोजन न करेगा। देखिए, प्रमाणकर्ता सर्जन के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ सर्टिफाइंग सर्जन। यह होता क्या है? कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 10(4) के अनुसार प्रमाणकर्ता सर्जन के कर्तव्य निम्नलिखित हैं। इस पहला कर्तव्य क्या है कि इस अधिनियम के अंतर्गत युवा व्यक्तियों के परीक्षण तथा उनके प्रमाण पत्र प्रदान करना, कारखाने में नियुक्त ऐसे व्यक्तियों का परीक्षण करना जो कि ऐसे आपदा पत्र व्यवसाय या प्रक्रिया में लगे हुए हैं जो अधिनियम में निर्धारित हैं। किसी कारखाने, किसी वर्ग के कारखाने या किसी प्रकार के कारखाने जैसा निर्धारित हो में चिकित्सीय पर्यवेक्षण का प्रयोग करना जहां बीमारी के मामले में उत्पन्न हुए हैं, जिससे कि यह विश्वास करना उचित प्रतीत होना कि या तो ऐसे मामले अभिनिर्माण प्रक्रिया से उत्पन्न हुए हैं या कार्य की दूसरी शर्तों के कारण जो प्रचलित हैं जारी रहती है, अभिनिर्माण प्रक्रिया में परिवर्तन करने से अथवा इसमें प्रयुक्त पदार्थों का प्रयोग में परिवर्तन के कारण अथवा नई अभिनिर्माण के कारण से करने के कारण अथवा प्रक्रिया में किसी नए पदार्थ का प्रयोग जोड़ने से निर्माण प्रक्रिया में नियुक्त श्रमिकों के स्वास्थ्य को आघात पहुंचने की संभावना है। किसी कार्य में नवयुवक नियुक्त हैं या नियुक्त होने वाले हैं जिससे उनके स्वास्थ्य को क्षति पहुंचने की संभावना होती है। ठीक है। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत निरीक्षण, इंस्पेक्टर्स अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ये होता क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बंदे इंस्पेक्टर फैक्ट्री जो चलाते हैं उनको यह चीज़ समझना बहुत ही आवश्यक है। होता क्या है? कारखाना अधिनियम जो होता है, कारखाना अधिनियम की धारा 8 में यह उपबंधित किया गया है कि राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति नोटिफिकेशन प्रकाशित करके निरीक्षकों की नियुक्ति संबंधी घोषणा करती है। केवल विहित योग्यता रखने वाले व्यक्ति को ही निरीक्षक पद के योग्य माने जाएंगे। प्रत्येक जनपद की जिलाधीश अपने जिले में निरीक्षक के रूप में कार्य करेगा। वैसे नियुक्त के लिए ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता पाएंगे जिन्हें औद्योगिक विधि में ज्ञान तथा अनुभव हो और जो उनके रीति रिवाजों से परिचित हों। राज्य सरकार उन्हीं रीतियों से ही किसी व्यक्ति को मुख्य निरीक्षक के पद पर नियुक्त कर सकती है, न केवल निरीक्षक अपितु मुख्य निरीक्षक पद पर जुड़े सभी कार्यों को करेगा जो उसे सौंपे जाएं। उसका कार्य क्षेत्र व्यापक हो जो संपूर्ण राज्य स्तर पर कार्य करने में सक्षम होगा। इसके अलावा वह धारा 8(2) के अनुसार जो 1976 के संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, मुख्य निरीक्षक की सहायता के लिए उचित संख्या में अतिरिक्त मुख्य निरीक्षकों, संयुक्त तथा उपनिरीक्षकों की नियुक्ति जैसे उचित समझती है कर सकती है, जो कि मुख्य निरीक्षक की शक्तियों के अतिरिक्त राज्य में एक निरीक्षक की शक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और एक होता है अतिकाल के लिए अतिरिक्त मजदूरी, एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम, जिसको कहते हैं ओवर टाइम में जो मजदूरी प्राप्त देते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 59 के अनुसार जहां कोई कर्मकार किसी कारखाने में एक दिन में 9 घंटे से अधिक समय तक काम करता है या एक सप्ताह में 45 घंटे से अधिक काम करता है तो वह इस प्रकार से
अधिक समय तक किए गए कार्य के लिए अपनी मजदूरी के साधारण दर की दुगुनी मजदूरी का हकदार होगा। 2 उपधारा 1 के उद्देश्य हेतु मजदूरी की साधारण दर से तात्पर्यता यह प्रारंभिक मजदूरी और ऐसे भत्ते जिनके अंतर्गत खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं के कर्मकारों और रियायती विक्रय से प्रोद्भूत फायदे का नगद समतुल्य भी है, जिससे मजदूरी तत्समय पाने का हकदार है, परंतु बोनस और अतिकाल ओवरटाइम के लिए मजदूरी इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है। जहां कारखाने में किन्हीं कर्मकारों को मात्रानुपाती दर पर, जिसको कहते हैं पीस रेट बेसिस, मजदूरी प्रदान की जाती है, कालानुपाती दर टाइम रेट उनकी उन दिनों के लिए पूरी अवधि की आमदनी जिन दिनों उन्होंने वास्तव में उसी प्रकार के कार्य कैलेंडर महीनों की निकट के पूर्वगामी महीने के दौरान किया है, जिसे दौरान अतिकाल कार्य किया गया दैनिक औसत के समतुल्य मानी जाएगी। और ऐसी कालानुपाती जिसे हम कहते हैं कालानुपाती, कुछ लोग कलानुपात पढ़ते हैं लेकिन कालानुपाती होती है वो, उस दर उस कर्मकार के लिए मजबूरी तथा मामूली दर मानी जाएगी। समय समय पर खाद्यान्नों या अन्य सामग्रियों की बिक्री से हुए लाभों के समतुल्य नगद मूल्य की गणना एक मानक के अनुसार किसी परिवार की विहित अधिकतम मात्रा में प्रदान किए गए खाद्यान्नों या अन्य सामग्रियों के आधार पर की जाएगी। राज्य सरकार के निम्नलिखित विहित के संबंध में नियमावली बनाने का अधिकार प्राप्त है। किसी कर्मकार को खाद्यान्नों और अन्य सामग्रियों के रूप में की गई सामाजिक बिक्री या के माध्यम से होने वाले भाग के बराबर के नगद मूल्य की गणना से संबंधित रीति और खा व रजिस्टर जिन्हें इस धारा के उपबंधों के पालन हेतु कारखाने में रखा जाना आवश्यक है। ठीक है। एक होता है भारत में श्रम समस्या, इसको हम कहते हैं लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडिया। देखिए, श्रम समस्याएं जो कि हमारे समाज के लिए नया खतरा है, जिनका निराकरण किया जाना नितांत अवश्य है। जहां तक नियोजकों का प्रश्न है तो वे अपना ध्यान अपनी मशीनों एवं तकनीकी ज्ञान की तरफ से केंद्रित रखते हैं और मानवीय श्रम को कोई महत्व नहीं देता, क्योंकि उसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। कर्मकार और गरीब को प्रशिक्षित थे, अपने अधिकार के अनभिज्ञ थे। कर्मकारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति नियोजक की हैसियत से बहुत नीचे है, अतः वे नियोजक के साथ स्वतंत्र रूप में कोई बातचीत नहीं कर सकते हैं। कर्मकारों की दयनीय दशा का फायदा उठाकर नियोजक अपनी शर्त के अनुसार उन्हें काम पर लेते हैं और कर्मकार उनका शर्तों की स्वीकार भी करने के लिए बाध्य भी हो जाते हैं। कुछ समय के पश्चात सरकार का ध्यान भी इन समस्याओं की ओर गया। फलतः वह एक मूक दर्शक के रूप में नहीं रह सकी, क्योंकि कर्मकार समाज एक बड़ा भाग था। इसके अतिरिक्त सरकार को विवादों के समाधान हेतु हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि विवादों के कारण देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को खतरा पैदा हो रहा था। अगर कोई प्रमुख अर्थ व्यवस्था के एक अंश के भी बार बार भंग होने से समाज पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक विवादों की रोकथाम राष्ट्रीय नीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, अतः राज्य उन समस्याओं से जो औद्योगिक विवाद को जन्म देती है अपने को अलग को नहीं रख सकता हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रीय सरकार ने कारखानों एवं श्रमिकों की दशा के सुधार पर बल दिया, क्योंकि देश की उन्नति उद्योग की उन्नति पर निर्भर करती है। व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की नियुक्ति, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पेनाल्टी एंड प्रोसीजर अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, रजिस्ट्रार की नियुक्ति श्रम संघों के विधिक स्वरूप तभी प्राप्त होता है जब वह अधिनियम के नियमानुसार पंजीकरण हो जाता है। पंजीकरण के लिए प्रत्येक राज्य में उचित सरकार द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार पंजीकरण होते हैं। अधिनियम की धारा 3 इनके नियुक्त संबंधी उपबंधों को बतलाती है। सरकार द्वारा अन्य अतिरिक्त और सहायक रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाती है, जिसका कार्य रजिस्ट्रार के कार्यों में सहायता देना और यह प्रधान रजिस्ट्रार के अधीक्षण तथा देखरेख में कार्य करते हैं।
और उसी का उन पर नियंत्रण होता है। रजिस्ट्रार उन्हें विभिन्न कार्यों को सौंप सकता है। रजिस्ट्रार को उसके सहायकों या क्षेत्राधिकार उनकी नियुक्ति के समय निश्चित कर दिया जाता है, जहां अतिरिक्त सहायक रजिस्ट्रार के अधिकारों का प्रयोग और उसको कर्तव्य का पालन करते हैं। ठीक है, वहां उन्हें रजिस्ट्रार के समक्ष माना जाएगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि संघ पंजीकृत कार्यालयों में एक क्षेत्र में पड़ता हो जिसमें कि उन्हें कार्य संपादित करने पड़ते हों। अतिरिक्त और सहायक रजिस्ट्रारों की संख्या कितनी होगी यह परिस्थितियों एवं समूची सरकार के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। कार्यों के अधिक रहने पर उन्हें नियुक्त करना सरकार के लिए बड़ी आवश्यक होता है। ठीक है, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अंतर्गत शक्तियाँ एवं प्रक्रिया, यह होता क्या है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। धारा 31, जिसको धारा 31 के प्रावधानित करती है कि व्यवसाय संघ के पदाधिकारी या अन्य व्यक्तियों को निम्न दशाओं में दंडित किया जा सकता है। जब पंजीकृत व्यवसाय संघ द्वारा नोटिस दे दी जाती है या ऐसा संघ नोटिस देने में विफल हो जाता है, जब पंजीकृत व्यवसाय संघ द्वारा विवरणिका प्रस्तुत नहीं की जाती है, जब पंजीकृत व्यवसाय संघ द्वारा वांछित प्रलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है। इस प्रकार पंजीकृत व्यवसाय संघ के पदाधिकारी या अन्य व्यक्ति पर यह दायित्व अधिरोपित किया गया है कि वह नोटिस विवरणिका आदि प्रस्तुत कर, लेकिन जब ऐसे व्यक्ति अनुपस्थित होंगे तो उनके स्थान पर कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य द्वारा ऐसा सूचना विवरणा अथवा प्रलेख निश्चित अवधि में प्रस्तुत करने के लिए होंगे, और यदि वे ऐसा करने में विफल होते हैं तो वे 5 रुपये तक के जुर्माने के लिए दंडनीय होंगे। यदि ऐसा विफलता की स्थिति लगातार बनी रहती है तो ऐसी पदाधिकारी अतिरिक्त जुर्माने के दंडनीय होंगे, और ये जुर्माने प्रथम सप्ताह के पश्चात प्रत्येक सप्ताह के लिए 5 रुपये तक देय होंगे, परंतु जुर्माने के कुल राशि का योग 50 रुपये से अधिक नहीं हो सकता। व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अंतर्गत अपील क्या होती है, पहले तो समझना बहुत ज़रूरी है। अपील यह होती है कि जैसे कि हम किसी चीज़ को रोकथाम करते हैं, रोकथाम होता क्या है, यह किस धारा में आता है। रोकथाम हमेशा धारा 11 के अंतर्गत आता है, जो कि अपील की परिभाषा दर्शाता है। अपील होती क्या है, किसी व्यवसाय संघ को रजिस्ट्रीकृत कराने के लिए रजिस्ट्रार के इनकार करने से या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को प्रत्याहत या रद्द किए जाने से व्यथित व्यक्ति ऐसी कालावधि के भीतर जैसी विहित हो जाए या की जाए जहाँ की व्यवसाय संघ का प्रधान कार्यालय किसी प्रेसिडेंसी नगर की सीमाओं के अंदर स्थित है, वहाँ उच्च न्यायालय में अथवा जहाँ की प्रधान कार्यालय किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित है जो किसी श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण की अधिकारिता के भीतर आता है, वहाँ यथास्थित उस न्यायालय के प्राधिकरण हो। जहाँ की प्रधान कार्यालय किसी अन्य क्षेत्र में स्थित हो, वहाँ ऐसे न्यायालय में जो कि आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय के ऊपर न्यायाधीश या सहायक न्यायाधीश के न्यायालय के अवर न हो, और जिससे समुचित सरभार उस क्षेत्र के लिए इस नियमित नियुक्त करे, अपील कर सकता है। वह अपील न्यायालय अपील को खारिज कर सकेगा। अपील न्यायालय अपील को खारिज करता है। या रजिस्ट्रार को यह निर्देश देने वाला आदेश पारित कर सकेगा कि वह संघ को रजिस्ट्रीकृत करे, और धारा 9 के उपबंधों के अधीन आदेश पारित कर सकेगा। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दे सकता है या यथास्थित प्रमाण पत्र के प्रत्याहरण या रद्दकरण के आदेश को अपास्त करने वाला आदेश पारित कर सकेगा, और रजिस्ट्रार ऐसे आदेश का अनुपालन करेगा। अपील न्यायालय द्वारा उपधारा के बी अधीन अपील का प्रयोजन के लिए यथावश्यक उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जिसका और उसकी वही शक्तियाँ होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय यह अनुसरण करना है कि उसे होती है, और यह भी निर्देश दे सकेगा कि अपील का पूरा खर्चा या उसको कोई क्षमा किसके द्वारा संदर्भित किया जाएगा, और ऐसे खर्चे उसी प्रकार वसूल किए जाएंगे मानो वे उक्त संहिता के अधीन किसी वाद में अभिनिर्णित किए गए
हों। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत उद्योग जो होते हैं अपील अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। जैसे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 या में उद्योग शब्द का मूल परिभाषा दी गई है। धारा 2 या के अनुसार उद्योग से अभिप्रेत है कोई कारोबार व्यापार जिसको हम कोई किसी भी कारोबार से जोड़ते हैं, और अथवा अंडरटेकिंग जिसको हम कहते हैं, अंडरटेक करते हैं, अथवा अभिनिर्माण मैन्युफैक्चर भी करते हैं कंपनियों या फैक्ट्रीज में, या नियोजकों की आजीविका और या अपने साथ कामगारों को किसी आजीविका, सेवा, रोजगार, हस्तशिल्प, दस्तकारी या औद्योगिक व्यवसाय अथवा उप व्यवसाय को भी सम्मिलित करता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम में उद्योग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी उद्योग में नियुक्त या कार्यरत व्यक्ति को ही श्रमिक माना जाता है, और औद्योगिक विवाद में परिभाषा में भी श्रमिक व नियोजक के बीच मतभेद होने पर उसे औद्योगिक विवाद माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति श्रमिक जिस संस्थान में कार्य करता है वह संस्थान उद्योग की परिभाषा में नहीं आता तो उसका विवाद इस अधिनियम के क्षेत्र से बाहर होगा। किसी व्यवसाय संघ के पंजीकरण के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या कितनी होती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेट द कंपल्सरी मेंबर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी ट्रेड यूनियन। यह होता क्या है, जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट की धारा 4 के अनुसार ट्रेड यूनियन के पंजीकरण की प्रावधान किया गया है, जिसके तहत कोई 7 या अधिक सदस्य मिलकर ट्रेड यूनियन का पंजीकरण करा सकते हैं। उसके लिए ट्रेड यूनियन अधिनियम में उल्लेखित अन्य शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। ट्रेड यूनियन पंजीकरण के लिए अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र देना होगा जिसमें ट्रेड यूनियन के संबंधित और सदस्यों का पूर्ण एवं स्पष्टीकरण विवरण देना होता है। ट्रेड यूनियन पंजीकरण के लिए आवश्यक निम्नलिखित बिंदुओं का पूरा करना अनिवार्य होता है। श्रमिक संघ का नाम ऐसा हो जो पहले से इस्तेमाल में ना हो। वे सभी उचित उद्देश्य उनके नए श्रमिक संघ का गठन किया जाना है। वे सभी उचित उस उद्देश्य जिनके लिए श्रमिक संघ के धन का इस्तेमाल किया जाना है। श्रमिक संघ सदस्यों द्वारा चंदे का भुगतान किया जाना है कि प्रति व्यक्ति 25 पैसा प्रति महीने से कम नहीं होगा। श्रमिक संघ के धन की सुरक्षा का उपाय एवं उस धन की वार्षिक हिसाब किताब की जांच करवाना। श्रमिक संघ के लेखे जोखे एवं पुस्तिका को संघ के पदाधिकारियों को एवं संघ को सदस्यों को सुलभ कराना। श्रमिक संघ के सदस्यों को सूची को तैयार करना अथवा इसके निरीक्षण की सुविधा जिससे कि श्रमिक संघ के पदाधिकारी उसका निरीक्षण कर सकें। ऐसे साधारण सदस्यों की एंट्री जो वास्तव में उस उद्योग के में श्रमिक हैं, जिनसे कि श्रमिक संघ संबंधित या एवं अधिनियम के धारा 22 के तहत अवैतनिक तथा अस्थायी सदस्यों की एंट्री। ऐसे शर्तें जिनके अधीन श्रमिक संघ के सदस्य नियमों द्वारा आश्वासित लाभों के अधिकारी होंगे। ठीक है। असंघ के नियम एवं शर्तों किस प्रकार से संशोधन, परिवर्तन या निरसन किया जाएगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी। श्रमिक संघ की कार्यकारिणी के सदस्य तथा अन्य पदाधिकारियों के नियुक्त करने एवं उनको बर्खास्त करने की प्रक्रिया क्या होगी। श्रमिक संघ की किस विधि की विघटित किया जाएगा, उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। ठीक है। किन मदों के साम्राज्य कोष को खर्च किया जा सकता है। यह बहुत सही प्रश्न है क्योंकि यह अक्सर एग्ज़ाम में आता है और उसको कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है फॉर मल्टीपल चॉइस में। फॉर विच आइटम्स द जनरल फंड में बी स्पेंड। ये होता गया है। व्यवसाय संघ अधिनियम की धारा 15 व्यवसाय संघों की सामान्य निधियों के विरुद्ध प्रतिबंध लगाती है। इस धारा के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों के सिवाय किन्हीं भी अन्य उद्देश्यों पर किसी पंजीकृत व्यवसाय संघ की सामान्य विधियों में से व्यय नहीं किया गया जाएगा। यथा व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों ऑफिस बेरर जिसे हम कहते हैं कि वेतनों, भत्तों और खर्चों के भुगतान पर, व्यवसाय संघ के प्रशासनार्थ व्ययों के भुगतान पर जिसमें व्यवसाय संघ की सामान्य निधि की लेख की जांच ऑडिट भी सम्मिलित है। किसी ऐसे वैधानिक कार्रवाई का अभियोग या उसमें प्रतिवाद का प्रस्तुत करना जिसमें व्यवसाय संघ या उसका कोई सदस्य पक्ष हो, जबकि इस प्रकार का अभियोग या उसमें प्रतिवाद करना व्यवसाय संघ के ऐसे अधिकारों की प्राप्ति एवं संरक्षण अथवा अर्थ ग्रहण किया गया है
जो कि उक्त व्यवसाय संघ के बतौर एक व्यवसाय संघ को प्राप्त है, अथवा जो उसने किसी सदस्य और उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के पारस्परिक संबंध से उत्पन्न हो रहे हैं। व्यवसाय संघ का उसके किसी सदस्य की ओर से व्यवसाय विवादों का संचालन। व्यवसाय विवादों जिसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्प्यूट्स। ट्रेड डिस्प्यूट्स होता क्या है, जो कि इसके एक विवाद होते हैं जो कि कंपनी में किए जाते हैं, उसका भी संरक्षण करती है कंपनी, मतलब जो कि कोर्ट करती है कि जो वक्त अगर गलत भी कुछ बोल रहा है तो उसका भी निरीक्षण कराया जा सकता है, वह डिस्प्यूट्स के अंतर्गत आता है। सदस्यों की मृत्यु, वृद्धावस्था, बीमारी, दुर्घटना अथवा बेकारी की अवस्था में होने पर उन्हें उनके आश्रितों को भत्ता भी देना यह अनिवार्य है, यह उनका नियम में दर्ज होना चाहिए। सदस्यों के जीवन में बीमा की पॉलिसी के अंतर्गत देयताओं, लाइबिलिटी जिसे हम कहते हैं की निकासी करना अथवा भार वहन करना, अथवा बीमारी, दुर्घटना अथवा बेकारी के प्रति सदस्यों का बीमा पॉलिसियों की देयता, लाइबिलिटी जिसे हम कहते हैं कि निकासी करना अथवा उनका भार ग्रहण करना। सदस्यों के लिए या सदस्यों के आश्रित के लिए शिक्षा संबंधी सुविधाओं की या श्रमिक सुविधाओं की व्यवस्था करना, जिसमें मृत सदस्यों की अंत्येष्टि या धार्मिक क्रियाकर्मों पर किए गए खर्चों के भुगतान का समावेश होगा। नियोजकों या नियोक्ताओं, एम्प्लॉयर या वर्कमैन जिसे हम कहते हैं, को प्रभावित करने वाले प्रश्नों की विवेचना के अभिप्राय के लिए मुख्य रूप से प्रकाशित पत्रों के प्रबंध का व्यय। व्यापार संघ की समान निधि जिन उद्देश्यों पर व्यय की जा सकती है उसके विस्तार में किसी ऐसे कारण के लिए अंशदान का भुगतान बर्दाश्त है कि उससे व्यापार को लाभ पहुंचने का अभिप्राय हो, परंतु प्रतिबंध यह है कि ऐसे चंदों पर किसी भी वित्तीय वर्ष में किया गया व्यय उस वर्ष के दौरान में किसी भी समय श्रमिक संघ को सामान्य निधियों में जमा पूर्ण आय, जिसको हम ग्रॉस इनकम भी कहते हैं, के संयुक्त योग है 1/4 से अधिक न हो और वर्ष के प्रारंभ पर अवशेष के 1/4 से अधिक न हो, तथा ऐसे व्यय जो विज्ञप्तियों जिसको नोटिफिकेशंस भी कहते हैं में उल्लिखित किन्हीं शर्तों के अधीन समुची सरकार द्वारा शासकीय गजट में अधिसूचित कोई अन्य उद्देश्य। इसको हम जबरी छुट्टी से संबंधित उपबंध क्या होता है यह भी समझना बहुत जरूरी। स्टेट द प्रोविजंस रिगार्डिंग ले ऑफ, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। जब कोई श्रमिक वर्कमैन जिसे कहते हैं वह बदली के कारखाने में कार्य करने वाले अथवा आकस्मिक श्रमिक कैजुअल वर्कर जिसे कहते हैं को छोड़कर जिसने 1 वर्ष की नौकरी पूरी कर ली है जबरी छुट्टी पर भेजा गया हो तो उसे पूर्ण वेतन नियोक्ता द्वारा दिया जाएगा। वेतन 50% होगा जो उसे अन्यथा नौकरी में रहते और कार्य करते हुए उस प्रतिष्ठान में प्राप्त होता है, पर ऐसा श्रमिक प्रतिकार की मांग नहीं कर सकता जिसने कि उसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में जिसमें कि वह नियमित रूप से कार्य करता है। वैकल्पिक कार्य, अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट जिसे कहते हैं, कार्य से इनकार कर दिया है। यही नहीं बल्कि वह उसे परिस्थिति में भी प्रतिकार कंपनसेशन की मांग न कर सकेगा यदि उसे नियोक्ता के किसी अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान में 5 मील के परिधि के भीतर स्थित है। उसने वैकल्पिक कार्य करने से इनकार कर दिया है यदि वैकल्पिक कार्य में नियोक्ता की राय में किसी विशेष दक्षता, स्पेशल स्किल की आवश्यकता नहीं है अथवा किसी पूर्व के अनुभव, प्रीवियस एक्सपीरियंस के बिना वह ऐसा कार्य कर सकता है, तथा 2 की वैकल्पिक कार्य के लिए भी वही वेतन अथवा पारिश्रमिक दिया जाए जो कि उसे अपने मौलिक कार्य पर मिलता है। यदि वह निर्धारित औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्य के लिए निर्धारित समय पर कम से कम एक बार भी उपस्थित नहीं होता है, तथा यदि जबरी छुट्टी, हड़ताल अथवा उत्पादन की गति धीमी करने के लिए कर्मचारी के प्रयास के परिणामस्वरूप दी गई हो तो भी उसको प्रतिकार का अधिकार ना होगा। औद्योगिक विवाद के अधिनियम की धारा 25C तथा 25E ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान के प्रति लागू नहीं होती हैं जिनमें कि 50 श्रमिकों के श्रम
से कम श्रमिक, जिसमें कि 50 श्रमिकों से कम श्रमिक कार्य करते हैं, या ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान जो कि मौसमी, जिसको हम सीजनल कहते हैं, या जिनमें रुक रुक कर कार्य होता है। मौसमी उद्योग में शक्कर उद्योग, शुगर इंडस्ट्री जैसे होती है, कुछ इस प्रकार की है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 का के अनुसार यदि कभी भी प्रश्न उठता है कि कोई उद्योग का स्वरूप मौसमी है अथवा नहीं है, या किसी उद्योग में काम रुक रुक कर होता है अथवा नहीं है, तो ऐसी दशा में संबंधित सरकार की राय अंतिम मानी जाएगी। औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जबरी छुट्टी का वर्जन, प्रोहिबिशन और ले ऑफ, जिसको कहते हैं, के विषय में कतिपय व्यवस्थाएं की हैं। ये व्यवस्थाएं उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों को लागू होती हैं जो मौसमी, सीजनल नहीं हैं अथवा जिनमें कार्य रुक रुक कर इंटरमिटेंटली, जिसको हम कहते हैं, होता है, तथा जिनमें औसतन 300 या अधिक श्रमिक वर्कमैन होते हैं, प्रतिदिन कार्य करते हैं। यह औसत पिछले 12 महीनों की अवधि के आधार पर निकाला जाएगा। इस संशोधन अधिनियम 1976 का अधिनियम संख्या 32 व्यवस्था की गई है, जैसे कि कोई भी कर्मचारी वर्कमैन जो कि बदली श्रमिक नहीं है उस समय तक जबरी छुट्टी पर नहीं रखा जाएगा जब तक कि इस नियमित नियोक्ता ने सरकार से पूर्व अनुमति, प्रीवियस परमिशन नहीं प्राप्त कर ली है। पर यह उपबंध तब लागू नहीं होंगे जबकि जबरी छुट्टी बिजली फेल होने या कारण अथवा दैवीय प्रकोप के कारण देनी पड़ती है। यदि संशोधन में अधिनियम 1976 के प्रभावी होने के पूर्व ही किसी नियोक्ता ने किसी कर्मचारी वर्कमैन या कर्मचारियों की जबरी छुट्टी पर रखा, तो नियोक्ता अधिनियम के प्रभावी होने के बाद 15 दिन के भीतर आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लेगा। ठीक है। यह उपबंधों की उस परिस्थितियों में लागू हो सकेंगे जबकि जबरी छुट्टी बिजली फेल हो जाने के कारण अथवा किसी भी दैवीय प्रकोप के कारण देनी पड़ती है। संबंधित सरकार को उक्त अनुमति के मामलों में आवश्यक जांच करने तथा उस देने अथवा देने के पूर्ण अधिकार है, किंतु यदि किसी नियोक्ता ने अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र दिया है और प्रार्थना पत्र की तिथि से 2 मास की अवधि के भीतर स्वीकृति देने अथवा ना देने के विषय में कोई सूचना नियोक्ता को प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यदि किसी नियोक्ता ने जबरी छुट्टी के प्रति कोई प्रार्थना पत्र सरकार को नहीं दिया अथवा प्रार्थना पत्र देने से स्वीकृति देने से इनकार कर दिया गया है, तो जबरी छुट्टी अवैध मानी जाएगी और उसको कानून द्वारा वे सभी अधिकार उस अवधि के लिए प्राप्त माने जाएंगे जो उनकी छुट्टी ना जाने पर कानून प्राप्त होते हैं। यह बात उल्लेखनीय है कि यदि नियोक्ता ने कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठान में जबरी छुट्टी में कोई वैकल्पिक कार्य, अल्टरनेटिव वर्क जिसे हम कहते हैं, दे दिया है, तो कर्मचारियों जबरी छुट्टी पर नहीं माना जाएगा, किंतु वह प्रतिष्ठान उसी नगर में होना चाहिए जिसमें कि उक्त कर्मचारीगण कार्य कर रहे हैं। देखिए, हमारे कुछ प्रश्न ऐसे भी बनते हैं जो कि औद्योगिक संबंध की अवधारणा भी वो करते हैं, जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस भी जाहिर करते हैं। वह होता क्या है, इस समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पुराने समयों में औद्योगिक संबंध श्रमिकों एवं मालिकों के बीच संपन्न होने वाली संविदा पर आधारित होता था। जो संबंध केवल काम चलाऊ हुआ करते थे, एक तरह से मालिक एवं नौकर का संबंध हुआ करता था। डॉक्ट्रिन ऑफ हायर एंड फायर का उपयोग करना नियोजक अपना विशेष अधिकार समझता था। मनचाहे ढंग से रखना और मनमाने ढंग से श्रमिकों को निकाल देना, कम और अनियमित मजदूरी, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना जैसे श्रमिकों की नियति बन गई थी। उनकी अपनी कोई इच्छा या स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन समय के प्रवाह ने ऐसे संबंधों को इतिहास की बात बना दिया। संविदा स्वतंत्रता के स्थान श्रम कल्याण न लेना प्रारंभ किया, फिर उसका आयाम व्यापक होता गया और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता गया। स्थिति यह बनी कि औद्योगिक क्रांति आवागमन
के साधनों की प्रचुरता तथा सूचना प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप श्रमिकों के अवृजन और प्रव्रजन ने श्रम का वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, सा कर दिया। राज्यों और विश्व स्तर पर श्रम शक्ति को उद्योग संचालन के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण तत्व अंग के रूप में मान्य किया गया। श्रम की मांग बढ़ाने न कि घटाने की आवश्यकता है। शोषण के संरक्षण की गई अवधारणा को जन्म लिया। शोषण के मुक्त करने के लिए संरक्षण के उपाय ढूंढे गए और प्रावधान लागू किए गए। इतना ही नहीं, स्थिति करवट बदली और संविदा का स्थान परिस्थिति ने ले लिया। श्रमिकों की उनकी भाग्य दशा तथा नियोजकों के दयाभाव पर छोड़े रहना लोकहित और राष्ट्रहित में नहीं है, ऐसा समझकर सरकार ने नियोजकों की निरंकुशता, मनमानीपन, श्रम विरोधी अपनाई जाने वाली नीतियों पर कड़ाई से अंकुश लगाना प्रारंभ कर दिया और श्रमिकों को अकेला व्यष्टि नहीं समष्टि मानकर उन्हें परिस्थिति को मान्यता दिया। उनके शोषण को कर्मकारों के आर्थिक लाभ का उचित अंश मिल रहा है अथवा नहीं, इसी विचारधारा को ध्यान में रखकर बोनस भुगतान अधिनियम 1965 को संसद में पारित किया गया, जिसमें कर्मकारों को बोनस दिए जाने संबंधी नियम बनाए गए हैं। भारतीय श्रम नीति को मुख्य अवयव इस प्रकार से होते हैं। राज्य को परिवर्तन एवं कल्याणकारी नियमों या कार्यक्रमों के लिए उत्प्रेरक के रूप में तथा सामुदायिक हितों के अभिरक्षक के रूप में मान्यता देना। ठीक है। न्याय न दिए जाने की स्थिति में कर्मकारों के शांतिपूर्ण ढंग से अपने विरोध को प्रकट करने का अधिकारों को मान्यता देना। आपसी समझौता, जिसको हम म्यूचुअल सेटलमेंट, सामूहिक सौदेबाजी, जिसको हम कलेक्टिव बार्गेनिंग एवं ऐच्छिक विवाचन, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन को प्रोत्साहन देना। कमजोर पक्ष को उचित उपचार दिलाने हेतु राज्य द्वारा हस्तक्षेप, औद्योगिक शांति को बनाए रखने हेतु प्राथमिकता देना, नियोजक एवं नियोजित के बीच भागीदारी को बढ़ावा देना, उचित मजदूरी मानदंडों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना। एक है उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देने हेतु सहयोग करना, विधानों का समुचित परिवर्तन, कर्मकारों की स्थिति को ऊंचा उठाना, त्रिपक्षीय सलाह मशवरा। ये होता क्या है, ये सब चीज़ें तब आती हैं जबकि कोई भी इंडस्ट्रियल रिलेशन के बीच बातचीत होती है। एक प्रश्न ये भी बनता है कि भारत में व्यवसाय संघ आंदोलन के ऐतिहासिक विकास का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। ठीक है, यह होता क्या है, आप इस कथन को कहाँ तक सहमत हो सकते हैं, या व्यवसाय संघ आंदोलन अवैधता की वैधता की ओर कहाँ जा रहा है, यह भी पूछ लिया जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रीफली डिस्कस द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया, हाउ फार डू यू एग्री विद द व्यू एंड द ट्रेड यूनियन मूवमेंट हैज़ बीन इलीगली और लीगलिटी। ठीक है, कई तरीके से यह प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जाता है। भारत में व्यवसाय संघ आंदोलन के ऐतिहासिक विकास, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया। यह होता क्या है, ऐतिहासिक दृष्टि के व्यवसाय संघों को प्रारंभ उसी समय होता है जिस समय औद्योगिक संकाय अपने संक्रमणकालीन स्थिति में था। फिर भी इसका प्रादुर्भाव सर्वप्रथम इंग्लैंड की ओर होता था। देखिए, ये होता क्या है कि जैसे किसी भी कामकाज को करने के लिए कोई नीति बनाई जाती है तो उस तरीके से वो भी काम करता है।